उदारता की बात कर रहे हैं, अगर हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो हमें एक एक शब्द का विश्लेषण करना भी आना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे प्रियम्बल पर, और प्रियम्बल का जो महत्वपूर्ण, इसके बाद में इसी से जुड़ता हुआ जो चैप्टर है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है, यानी कि कौन से देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं, इस पर हमें फोकस करना है। और जो फोर्थ सेगमेंट है हमारे यहाँ शेड्यूल्स या अनुसूचियां, शेड्यूल्स या अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 कितनी है, 12, और पहले की संख्या कितनी थी, 8, कितनी थी, 8। अच्छा, पांचवें सेगमेंट पे हमको पढ़ना है भारत तथा उसके संघ शासित क्षेत्र, भारत तथा उसके संघ शासित क्षेत्र। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है जो इस समय बहुत ज्वलंत मुद्दा के रूप में ही सिटीजनशिप या नागरिकता, नागरिकता या सिटीजनशिप। इसके बाद में हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट संवैधानिक, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कैसा है, संवैधानिक। लेकिन जब हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट्स, राइट्स किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया कि हर एक शब्द का विश्लेषण बहुत बारीकी से करना है। अधिकार, एनीवन कैन एक्सप्लेन राइट्स किसे कहते हैं? राइट्स जिस पे हमारा कर्तव्य कभी राइट नहीं हो सकते, अधिकार, कर्तव्य कभी भी राइट्स नहीं हो सकते। जो जन्म से हमको अधिकार मिला है, जो हमें स्वतंत्रता देते हैं वो अधिकार है हमारा। किसी भी एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपको किसी शब्द का विश्लेषण, हाँ सर, हम ही लोग क्लास में नहीं तो आप तो सर ले रहे हैं, कैसे क्या करोगे अब तुम लोग बताओ। आप वाली क्लास नहीं है दूसरी वाली, वो हिंदी और वो कुछ नहीं चाहिए पढ़ो, अब वो तो वहां पे जो सबसे बताइए कैसे सारे क्षेत्र मैं वहां से बोला था सर यही नहीं, सर यही नहीं। हाँ ठीक है। तो अधिकार की जब हम बात करते हैं तो अधिकार में आदर्श तत्व नहीं, अधिकार क्या है, वे आदर्श तत्व नहीं जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। और अधिकारों को दो तरीके से इसमें बांटा जाता है, एक अधिकार होते हैं जिन्हें हम नैसर्गिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार, और दूसरे जो होते हैं मूल अधिकार या जिन पर हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। आदर्श तत्व होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक होते हैं। और अब नैसर्गिक और मूल अधिकार की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से डिफाइन किए गए। नैसर्गिक अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें जन्म से पहले मिले। नैसर्गिक अधिकार कैसे होते हैं, जो हमें जन्म से पहले प्राप्त हो जाते हैं, जन्म हुआ नहीं। अगर कोई भी बच्चा माँ के पेट में है तो उसको मारने का किसी के पास राइट नहीं होता है, उसको भी एक राइट रहता है। और मूल अधिकार संवैधानिक रूप से वे तत्व जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं व्यक्ति के विकास,
उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं करता, और अगर मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई हनन करता है तो इनको आप, चाहे वह संसद हो, चाहे कोई कानूनी व्यवस्था हो, अगर कोई किसी भी तरीके से हस्तक्षेप किया जाता है मूल अधिकारों का, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बनाया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बनाया गया है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसके अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हम लोग को मौलिक अधिकार भी पढ़ने हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग को पढ़ना है डीपीएसपी, दैट मींस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व बाकी इधर से लिखेंगे। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य, इसके बाद में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ना है मौलिक कर्तव्य के बाद में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर, और कार्यपालिका के बाद में हम लोग को पढ़ना है संसद, और संसद में दोनों सेगमेंट राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसमें शिक्षक भर्ती का पीआरटी का भी कोई है आप, अच्छा, तो संसद भी पढ़ना है, और संसद के बाद में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर ये राज्यसभा लोकसभा, इसको मेंशन करेंगे राज्यों का विधानमंडल, इसी के साथ राज्यों का विधानमंडल, और राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, और इसमें कार्यपालिका में तो पूरा आ जाएगा संपूर्ण। कार्यपालिका के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हो जाएगा और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका महान्यायवादी और इसी के साथ प्रधानमंत्री और उसकी क्या होगी मंत्रिपरिषद भी इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद ये सेगमेंट पूरा कार्यपालिका, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक पूरा ही विवरण है। राज्यों के विधानमंडल के बाद में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ हाई कोर्ट भी पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पढ़ना है, और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग। इसी में सेंट्रल का यानी कि केंद्रीय और राज्यों का दोनों का साथ पढ़ना, निर्वाचन आयोग एक साथ पढ़ना है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूपीएससी, और यूपीएससी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं को कराने का काम करता है, और यही पर हम लोग पढ़ेंगे, इधर लिख लीजिएगा केंद्र राज्य संबंध, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो बनाएंगी, और महत्वपूर्ण समितियों के साथ साथ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण शब्द। यहां से क्वेश्चन संशोधन से नहीं आते सर, संविधान संशोधन से आएंगे सारे क्वेश्चन आएंगे। संशोधन साथ साथ नहीं पढ़ाते अलग से नहीं, संशोधन सारे, जैसे कोई भी टॉपिक हम जब उठाएंगे, जैसे नागरिकता पढ़ा रहे हैं तो नागरिकता को करंट अफेयर से जोड़ते हुए पढ़ाते हैं, करंट जोड़ते हैं, उसको अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाते, वो इसी के साथ। जैसे मान लीजिए अगर भारत तथा उसके राज्यों से संबंधित या संघ शासित क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ तो इसी के साथ साथ ये सारी चीजें, फंडामेंटल ड्यूटी में अगर कोई चेंज हुआ या नीति निर्देशक तत्व में किसी में कोई चेंज हुआ तो ये सारी चीजें इसी के साथ हम कराते हैं, अलग से इसका कोई टॉपिक नहीं, ठीक है ना, अलग से कोई टॉपिक इसका होता है। अब जैसे
संसद हमारे बहुत सारे चेंजेस करती रहती है, लोकसभा या राज्यसभा के संदर्भ में चेंज होते रहते हैं, विधान मंडल या विधानसभा में अब जैसे निर्वाचन, कुल समितियां, वित्त आयोग, ये सभी चीजें इसी के साथ साथ पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में साबित होगा क्योंकि ये यूपीएससी पैटर्न पर है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संविधान बनाने का कॉन्सेप्ट कहां से आया। इस कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के पहले, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के पहले 1934 में एम.एन. रॉय जो कि भारत में साम्यवादी नेता के रूप में माने जाते थे, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था, जिन्होंने संविधान की मांग की थी कि भारत की एक संविधान सभा होगी। क्यों संविधान बनाने का कॉन्सेप्ट आया? संविधान बनाने का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि अब हम पुराने पैटर्न पर नहीं चल सकते हैं, पुराने पैटर्न पर नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि पुराने जो पैटर्न हैं वो ट्रेडिशनल होते, परंपरागत होते हैं और परंपरागत तरीके से हम काम नहीं कर सकते क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का क्या है, नियम है। इसलिए हम अपने देश का एक संविधान बनाएंगे और एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार जब मांग की गई कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अंततोगत्वा 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का क्या किया गया, गठन। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन आया इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन आया, इसका उद्देश्य क्या था और इसके सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कारण ये था कि 1945 का वह एरा था जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान की शक्ति इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी, तो उसके साथ साथ भारत की स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन, हालांकि कैबिनेट मिशन का यह उद्देश्य था कि जो संविधान सभा हम भारत में बनाएंगे उसमें मुस्लिम लीग का भी हस्ताक्षर होगा और कांग्रेस पार्टी का भी क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। तो 1946 का वो एरा आया, 1946 जब कैबिनेट मिशन आया, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये सभी और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनकी संस्कृति के आधार पर भारतीय संविधान सभा की नींव पड़ी थी। और इस संविधान सभा की जो मांग थी, मुस्लिम लीग चाहती थी कि अलग उनकी संविधान सभा हो और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हमारी संविधान सभा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि भारत का किसी भी तरीके से विभाजन हो। उसमें डिप्लोमेसी करने वाले भले ही एक आध दो लोग हों, उनको छोड़ दिया जाए, कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। क्यों? कांग्रेस पार्टी का एक सपना, बहुत पुरानी पार्टी के रूप में थी, कब बनी? 1885 में बनी थी। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी पार्टी? एवो ह्यूम की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और 1919 के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1923 में एक पार्टी बनती है। कहानी में जोड़ने का प्रयास करूंगा। 1923 में एक पार्टी का गठन होता है जिसे स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी जो है ये 1923 में बनती है। C.R. दास, स्वामी चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन पूरी तरीके से किया जाता है। और 1923 में जब ये गठित हो गई पार्टी, 1924 में इसने संविधान सभा की मांग की। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी ने संविधान की मांग की थी और एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। दोनों क्वेश्चन में क्या है, अंतर है कि 1923 में बनी पार्टी जिसने संविधान की मांग की पहली बार, तो स्वराज पार्टी, और संविधान सभा की मांग किसने की पहली बार? तो वो थी कौन सी? एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहली बार मांग की थी संविधान सभा की और उनकी बात को पूरी तरीके से स्वीकार किया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठित हुई थी। ठीक है, संविधान सभा वो जो चुना गया वो सांप्रदायिकता के आधार पर चुना गया। उसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और कांग्रेस की पार्टी के भी सदस्य थे और अन्य धर्मों के भी सदस्यों को शामिल किया गया। महिलाओं को भी अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया।
तो 3 साल की मेहनत लग गई संविधान को बनाने के लिए, लेकिन 1946 में बहुत ज्यादा उठापटक मची हुई थी कि संविधान को बनाने के लिए किस तरीके से कौन-कौन से कानून कहां से लेकर के आएंगे। पहली बात तो मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी जो मांग थी वह संविधान सभा स्थापित करने के लिए कि हम भारत के 2 टुकड़े करेंगे और हमारी संविधान सभा अलग से बननी चाहिए। इसके फोर्ट्रेस और उनके साथी रुकने वाले नहीं। एक मीटिंग गठित होती है और जिस मीटिंग के द्वारा पूरी तरीके से तय किया जाता है उसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आजाद, ये सभी लोग एकत्रित होते हैं और इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की मंजूरी के संदर्भ में बहस करते हैं और एक मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के संदर्भ में कुछ बातें निकल कर आती हैं कि अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो जिस मुल्क की बात करते हैं, अब मुल्क वास्तव में क्या होता है, कोई बता सकता है मुल्क किसे कहते हैं? एनीवन? मुल्क जहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मुल्क जो होता है कहीं जिल्लत से बड़ा होता है, मिल्लत से बड़ा होता है। और मुल्क की तजवीज जो है वो कई प्रकार के बासिंदे हो, कई प्रकार के क्या हो, बासिंदे हो, कई धर्मों के लोग समाज में मिल करके रहते हो, है ना, और उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, और वो विचारधाराओं से, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसे क्या कहेंगे, मुल्क। और मुल्क जो होता है वो मिल्लत से बड़ा होता है। मिल्लत का मतलब जानते हैं आप लोग? कुछ शब्द यहाँ पर उस समय संग्रहित किए क्योंकि अबुल कलाम आजाद साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। जब आप संविधान की किताब पढ़ेंगे, बहुत महंगी नहीं है, संविधान की किताब मात्र और मात्र 65 रुपीस की है और आपके अमेज़न पे उपलब्ध है। हाँ, वो नहीं, वो तो एक नियमावली, जैसे अब सब किताब तो हमारे पास ये रखी हुई है, ये भी है एक किताब, क्या है ये, किताब नहीं है, ये तो नियम है उसमें, उसके द्वारा लिखे गए। उसमें क्या लिखा गया, संविधान की किताब, वो तजवीज है, वो आईन है, वो अलग से मैं दिखाऊंगा, मेरे पास रखी हुई आपको। खैर, तो उस समय जो मीटिंग हो रही थी उसमें यह बात रखी गई कि संविधान सभा जो चुनी गई है ये सांप्रदायिकता के आधार पर चुनी गई है और संविधान सभा जो गठित की जाएगी क्या मुस्लिम लीग की आधार पर गठित की जाएगी? नहीं, मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि हम अलग अधिराज्य बनाएंगे, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा चुकी थी और अखिल भारतीय संघ यह बात रखता था कि भारत की जो संविधान सभा होगी वह स्वतंत्र रूप से होगी, किसी भी प्रकार से मुस्लिम लीग के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और उसी में हम अलग से पाकिस्तान तो बना देंगे, जो पाकिस्तान की मांग है उसको पूरा करेंगे, लेकिन संविधान सभा को नहीं होगी। अंग्रेज ये चाहते थे कि वास्तव में अगर हम इनकी जो चाबी है या लगाम है ये किसी कमजोर सत्ता के हाथ में सौंप करके जाएंगे तो शासन हम ही कर पाएंगे इससे। अंग्रेजों का यह मानना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत से होशियार लोग बैठे हुए थे जिन्होंने 1946 की इस कैबिनेट मांग को पूरी तरीके से स्वीकार किया और अंतरिम सरकार बनाने का न्योता ब्रिटेन को लेकर के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर पहुंच गए। हालांकि थोड़ी सी डिप्लोमेसी थी यहाँ पर, डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे जवाहरलाल नेहरू काम करते थे। एक बात नागुजार गुजरी जो हमारे गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा कि हम मुसलमान भाइयों के नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्यों? मुस्लिम लीग जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो हिंदुओं के रहनुमा नहीं, मुसलमान भी हमारे क्या है भाई। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी मुसलमानों की तरीके से हो जाएंगे नहीं, हम सबको साथ में। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था और ये गांधी जी का स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरीके से खतरनाक हो जाता है। गांधी जी गुस्सा होकर के चल देते हैं और कहानी वहीं पर गड़बड़ हो जाती है
ये बात अगर यहाँ पे रख दी, क्योंकि सरदार पटेल ने अपनी बात कही कि अगर शरीर का कोई बीमार अंग है तो उसे काट कर फेंक देना ही अच्छा होता है। क्यों? यानी अगर उसका वायरस फैले और उस वायरस फैलने के पहले ही अगर हम उसको जड़ से खत्म कर दें तो वह आवश्यक है। और सरदार पटेल क्योंकि उग्र थे और इसी उग्रता के बलबूते ही उन्होंने देशी रियासतों को इनमें मिलाया। ठीक, खैर तो 1946 में नींव तो पड़ जाती है और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और 1950 को लागू भी हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक या अंतिम जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। और ठीक उसके बाद यानी 2 दिन बाद यहाँ पे संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। इसके बाद कहानी इसकी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बदला? आपको यह पता होगा कि 1497 ईस्वी का वह एरा था जब भारत में विदेशी लोग व्यापार करने के वास्ते निकल पड़ते, चाहे वह पुर्तगाली, चाहे वो डच हो और ब्रिटिश हो, चाहे वह फ्रांसीसी हो, ये सभी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आते हैं। भारत की सत्ता किसी के अधीन रही थी जो कि 712 ईस्वी में किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम। बात समझना, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर। 712 के पहले का जो एरा था ये कैसा एरा था? यहां पर वैदिक सभ्यता मानी जाती थी, आर्यों की सभ्यता मानी जाती थी। यानी 712 के पहले का जो भारत था ये प्राचीन भारत था। कैसा भारत था? प्राचीन भारत था। और 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इस्लामिक शासन रहा। कौन सा शासन रहा? इस्लामिक शासन रहा। और 1707 से लेकर के 1765 तक का जो शासन रहा, 1764 तक का जो शासन रहा ये उत्तर मुगल काल के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? उत्तर या लेटर मुगल पीरियड के अधीन रहा। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है तो शासन और सत्ता को अपने तरीके से भारतीय जो है वो अपने तरीके से रेगुलेट करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ एक्ट्स और कुछ अधिनियम बनाना शुरू करते हैं जो पुराने पैटर्न पर ना होकर के नए पैटर्न पर बनाना शुरू करते हैं। कब? 1964। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक युद्ध हो चुका था 1757 का युद्ध। और 1757 का युद्ध जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो प्लासी का युद्ध नहीं था, वो रंगमंच पे खेला गया सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। क्या था? सिर्फ और सिर्फ रंगमंच पे खेला गया एक नाटक था। और जिसकी सत्ता कमजोर हाथों, और कमजोर हाथों का तात्पर्य है कि जहां पर मोहम्मद शाह जैसे शासक या फारूक सियर जैसे शासक, ऐसे शासक थे जो कि इतिहासकारों ने इनको संज्ञा दी कि कोई लंपट मूर्ख है तो कोई घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो तमाम सारी ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती। लेकिन कहानी शुरू होती है 1497 से। 1497 मतलब 15वीं शताब्दी का एरा। 15वीं शताब्दी के एरा में 1497 में एक यात्री हमारे यहाँ पर आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। कब? 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू करता है, स्टार्ट करता है यात्रा। कब शुरू करता है? 1497 ईस्वी में। और कहां से? प्रश्न पूछता है। हम लोगों ने कोई वनडे एग्जाम टाइप की बुक्स पढ़ी है तो उसमें ये सारी बातें लिखी नहीं रहती हैं, है ना? बस एक मिनट देता है। कितना हो गया है? हो गया बस। तो 1497 ईस्वी
अपनी यात्रा प्रारंभ करके और कहां से प्रारंभ करता है? लिस्बन एक जगह पर। कौन सी जगह? लिस्बन। लिस्बन से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और अपना जहाज लेकर के निकलता है और अफ्रीका पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? अफ्रीका। और अफ्रीका में एक जगह पड़ती है जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। कौन सी जगह? केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप एक ऐसी जगह अफ्रीका में है जिसकी खोज इसके भी पहले 10 वर्ष पहले करीब करीब अगर 1497 में से 10 वर्ष घटाएंगे तो कितना? 1487 पड़ेगा। जिनका नाम था, कई बार क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, पीसीएस में तो नहीं, इनका नाम था बार्थोलोमियो डियांज। बार्थोलोमियो डियांज ने 10 वर्ष पहले केप ऑफ गुड होप की खोज की थी और उसके बाद करीब करीब साल भर की पूरी यात्रा होती है और ये पहुंचता है कहां पर? कालीकट के बंदरगाह, केरल में। तो ये कहानी सब आपने पढ़ी है और इसको हम लोग डिटेल से ठीक है। तो अभी कुछ गाइडलाइन जो मैंने 3 आपको बिंदु बताए, इन पर आपको फोकस करना है। सिलेबस आपको अपने पास रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी स्टडी आपको करनी है, जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि सिलेबस क्या है, किस आधार पर हमें, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स आप ये समझिए कि क्वालिफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोच को क्या करना है? बढ़ाना है। सोच को क्या करना है? बढ़ाना है। सोच कैसी करनी है? बड़ी। जब हम सोच बड़ी रखेंगे तो अचीवमेंट भी क्या होगा? बड़ा। यानी जब हम बड़ा सोचेंगे अचीवमेंट तब कैसा कर पाएंगे? बड़ा, है कि नहीं? और जब छोटी सोच होगी तो अचीवमेंट भी क्या होगा? इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोच बड़ी रखिए, है ना? पहले लोग नहीं कहते थे जितनी छोटी चादर उतने में पैर पसार के रखना है। नहीं भाई, अब क्यों है साहब? चादर क्या करना है? बड़ी ले लेना है, डबल बेड की चादर ले लेना है। क्या करना है? डबल बेड की चादर। तो इसलिए आपको अपनी थिंकिंग बढ़ा के रखनी है, बड़ा सोचना है। टारगेट कोई भी हो अचीव, है ना? कोई भी चीज कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही बेकार है। क्या है? शब्द ही बेकार है। तो इसलिए आप इन सभी चीजों से डरेंगे नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरे। थैंक यू क्लास। अब हम लोग मैथ्स नहीं बोलते।